Welcome to all. Today's topic is Ode on a Grecian Urn. Ode on a Grecian Urn कंपोज की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा। तो आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द पोयम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न? ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न पोयम किसके द्वारा कंपोज की गई थी? तो ये पोयम कंपोज की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा। हाउ मैनी ओड्स डिड जॉन कीट्स रोट? जॉन कीट्स ने कितने ओड्स लिखे हैं? तो जॉन कीट्स ने टोटल 6 ओड्स लिखे हैं। When did Keats wrote his 5 of 6 famous odes? जो कीट्स ने 6 ओड्स लिखे हैं, जो फेमस ओड्स हैं उनके, उनमें से 5 उन्होंने एक साथ लिखे थे और एक थोड़ा अलग लिखा था। तो जो 5 उन्होंने एक साथ लिखे थे वो कौन से ईयर में लिखे थे? तो उन्होंने वो सब लिखे थे 1819 में, 1819 ईस्वी में। वेयर डिड जॉन कीट्स रोट हिज फेमस ओड्स? और जॉन कीट्स ने अपने ये फेमस जो ओड्स लिखे थे ये कहाँ पर लिखे थे? द वेंटवर्थ हाउस में, द स्टार्टफोर्ड में, पीसा में या मनमथसायर में? तो उन्होंने ये सब ओड्स लिखे थे द वेंटवर्थ हाउस में, द वेंटवर्थ हाउस। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न वाज रिटन इन? ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न कब लिखा गया था? तो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न लिखा गया था 1819 में, जब उन्होंने अपने फेमस ओड्स लिखे थे। इन विच मैगजीन इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड? ये जो उनका ओड था, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, तो ये सबसे पहली बार कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ था? द एग्जामिनर, बैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, नन ऑफ देम। तो ये पब्लिश हुआ था एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में। द अर्न मेंशन इन द पोयम बिलोंग्स टू? इस पोयम में अर्न जो मेंशन किया गया है, द ग्रेशियन अर्न, तो वो किससे बिलोंग करता है? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, एनिसेंट ग्रीस से या इटली से? तो ये बिलोंग करता है एनिसेंट ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन दिस ओड? जॉन कीट्स ने इस ओड में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है? एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या इक्फेरेसिस? तो जॉन कीट्स ने इस ओड में इक्फेरेसिस जो टेक्निक है वो यूज की है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्फ्रेसिस? तो ये जो इक्फ्रेसिस जॉन कीट्स ने यूज़ की है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द पोएटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेंटिंग और स्कल्पचर इन वर्ड्स। जब हम किसी पेंटिंग की या किसी स्कल्पचर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो वर्ड्स में करें और वो भी पोएटिक वे में, तो उसको इक्फ्रेसिस कहते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड जॉन कीट्स टू कंपोज दिस ओड? इस ओड को लिखने के लिए जॉन कीट्स को किसने इंस्पायर किया था? तो 2 आर्टिकल्स ऑफ बेंजामिन हाइडन। 2 आर्टिकल्स इन्होंने जो है जॉन कीट्स को इंस्पायर किया था। द ग्रेशियन अर्न इज मेड अप ऑफ? जो ग्रेशियन अर्न है जिसके बारे में इस पोयम में डिस्क्राइब किया गया है, तो वो किस चीज़ से बना है? गोल्ड से, सिल्वर से, मार्बल से या मिरर से? तो ग्रेशियन अर्न बना है मार्बल से। हाउ मैनी स्टेज आर इन दिस पोयम? सॉरी स्टेंजास है। हाउ मैनी स्टेंजास आर इन दिस पोयम? इस पोयम में कितने स्टेंजास हैं? तो इस पोयम में टोटल 5 स्टेंजास हैं। और हाउ मैनी लाइन्स आर इन ईच स्टेंजा? और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? तो 5 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। तो टोटल ये 50 लाइन्स की एक पोयम है। व्हाट डज पोइट डिस्क्राइब इन द पोयम? इस पोयम में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है? तो पेंटिंग्स ऑन ए पैलेस, पेंटिंग्स ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ब्यूटीनेस ऑफ ए ग्रेशियन अर्न, कलर ऑफ ए ग्रेशियन अर्न। तो इसमें उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में बात की है, ग्रेशियन अर्न पर जो पेंटिंग्स बनी थी उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। हाउ मैनी मेजर इमेज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम? जॉन कीट्स जो है जब ये पोयम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस पोयम में ग्रेशियन अर्न के बारे में बता रहे हैं, तो वो बहुत सारे इमेजेस के बारे में बताते हैं। तो जो 3 मेजर इमेज थी, जो मेजर इमेज थी, तो वो कितनी थी? तो वो थी 3। वो 3 थी, ये यहाँ पर 3 होगा, 3 इमेजेस। नेक्स्ट, द फर्स्ट सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट? जो पहला सीन है जो पोएट डिस्क्राइब करता है वो क्या है? तो डेट इज लस्टफुल गाइज चेसिंग ब्यूटीफुल वुमेन। जो पहला सीन है वो है लस्टफुल गाइज, कुछ गाइज हैं जो कि ब्यूटीफुल वुमेन को चेस कर रहे हैं। द सेकंड सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट? और जो सेकंड सीन है जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है, तो डेट इज ए यंग मैन प्लेइंग पाइप्स अंडर ट्री।
पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक यंग मैन पाइप्स प्ले कर रहा है। द थर्ड सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, और जो तीसरा सीन है तो डेट इज विलेजर्स एंड ए प्रीस्ट हु आर गैदर्ड टू परफॉर्म ए सेक्रीफाइस। तो ये जो 3 इमेज है, ये 3 मेजर इमेज है। फर्स्ट, लस्टफुल गाइज चेसिंग ब्यूटीफुल वुमेन, सेकंड, ए यंग मैन प्लेइंग पाइप्स अंडर ए ट्री, और थर्ड, विलेजर्स एंड ए प्रीस्ट हु आर गैदर्ड टू परफॉर्म ए सेक्रीफाइस। द 3 इमेज आर बॉर्डर्ड बाय, और ये जो तीनों इमेज है ये किसके द्वारा बॉर्डर की गई हैं, इसके बॉर्डर पर क्या लगा हुआ है, तो ये बॉर्डर की गई है ए डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ सम लीव्स, कुछ पत्तियों का एक डेकोरेटिव पैटर्न जो है इसके चारों ओर बना हुआ है। द स्पीकर कॉल्स द अर्न एन एडोप्टेड चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड, जब स्पीकर्स बोलते हैं ग्रेशन अर्न को, वो एक एडोप्टेड चाइल्ड बताते हैं साइलेंस और स्लो टाइम का, तो वो बोलते हैं साइलेंस एंड स्लो टाइम। नेक्स्ट, द अर्न इज कॉल्ड ए ब्राइड ऑफ, उन्होंने अर्न को किसकी ब्राइड कहा है, तो उन्होंने बोला है अर्न को क्वाइटनेस की ब्राइड। द अर्न इज कॉल्ड ए ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। विच सीजन इज मेंशन्ड इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोयम, इस पोयम के थर्ड स्टेंजा में वो कौन से सीजन की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की, समर की, विंटर की, रेनी की। तो जब ये पैराग्राफ जो ये स्टेंजा स्टार्ट होता है, आ हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, तो ये स्प्रिंग की बात यहाँ पर करते हैं। विच फेराज फ्रॉम द पोएम समराइज कीट्स रोमांटिक फिलोसफी, कौन सा फेराज है इस पोएम का जो हमें बताता है, जो हमें कीट्स की रोमांटिक फिलोसफी को समराइज करता है। तो इस पोएम की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक सबसे अच्छी लाइन जो है इस पोएम की, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, जो कि इस पोएम की लास्ट लाइन भी कही जा सकती है। तो ये जो है ये हमें बताता है कीट की रोमांटिक फिलोसफी को। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। द पोइट सेज अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज, पोइट बोलते हैं कि जो अनहियर्ड मेलोडीज होती है वो ज़्यादा मीठी होती है। वो ऐसा किस लिए बोलते हैं, बिकॉज वी कांट हियर इट, क्योंकि हम उन्हें सुन नहीं सकते। अनहियर्ड मेलोडीज गिव अस पीस, ये हमें शांति देती है, या अनहियर्ड मेलोडीज आर मोर मीनिंगफुल टू द स्पिरिट, यही इसका आंसर होगा। जो अनहियर्ड मेलोडीज होती है वो स्पिरिट के लिए मोर मीनिंगफुल होती है। इन द सीन विथ 2 लवर बीनीथ ए ट्री व्हाई डोंट दे किस, इस पोयम में एक सीन दिखाया गया है जिसमें 2 लवर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को किस नहीं करते। तो वे किस क्यों नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे आर फ्रोजन इन टाइम, क्योंकि वे टाइम में जो है वो फ्रोज हो चुकी हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ पेंटिंग है, वो हिल नहीं पा रही है, वो हिल नहीं सकते क्योंकि वो पेंटिंग में बने हुए हैं। वॉट एनिमल इज बींग टेकन फॉर सेक्रीफाइस बाय द पीपल, लोग जो है कौन से एनिमल्स को सेक्रीफाइस के लिए ले जा रहे हैं, ए पिग, ए काउ, ए डॉग, ए हॉर्स, तो वो ले जा रहे हैं ए काउ को। नेक्स्ट, विलेजर्स एंड प्रीस्ट आर गैदर्ड टू परफॉर्म ए सेक्रीफाइस, दिस सीन इज डिस्क्राइब्ड इन विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा में ये सीन डिस्क्राइब किया गया है जिसमें कि विलेजर्स और जो प्रीस्ट है वो सेक्रीफाइस करने के लिए गैदर्ड हुए हैं। तो ये है इनका इस पोएम का 4th स्टेंजा। 4th स्टेंजा की स्टार्टिंग ही लाइन है, हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस। इन द फाइनल स्टेज ऑफ द पोइट calls earn O attic shape. What is the meaning of attic? O attic say fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought. ये जो लास्ट फाइनल जो स्टेंजा है उनकी पहली लाइन है, तो एटिक का मतलब क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रीक अपीयरेंस या मेड ऑफ सिल्वर, तो इसका मीनिंग होता है ग्रीक अपीयरेंस। Whose love make the poet feel jealous in the poem? किसका लव, किसका प्यार जो है वो पोइट को ज्वेलस फील करा रहा है, पोइट किसको देखकर ज्वेलसी फील कर रहे हैं, तो वो लवर्स ऑन द अर्न, जो उस अर्न पर लवर्स बने हुए हैं वो उनको देखकर ज्वेलसी फील कर रहे हैं। Who is dressed in ceremonial skills and flowers? कौन जो है जो सेरेमोनियल स्किल्स और फ्लावर्स की ड्रेस पहने हुए है, तो वो है द काउ, क्योंकि उसको उसको सेक्रीफाइस किया जाने वाला है, तो इसीलिए उसको अच्छी ड्रेस उसे पहनाई गई है और फ्लावर्स डाले गए हैं ताकि उसको सेक्रीफाइस किया जा सके। व्हाट डज ग्रेशन अर्न सिम्बलाइज? ग्रेशन अर्न किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, तो ग्रेशन अर्न हमें बताता है ब्यूटी के बारे में और इमोर्टैलिटी के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोइट जो ग्रेशन अर्न पर चीज़ें बनी है वो इमोर्टल हो गई है। What is the significant quality of the image depicted on the urn? अर्न पर जो
इमेज बनी हुई है उनकी सबसे जो सिग्निफिकेंट क्वालिटी है वो क्या है, सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो क्या है। तो वो क्वालिटी ये है कि जो उस पर पेंटिंग बन गई है वो परमानेंट है हमेशा के लिए और वो कभी मर नहीं सकती, कभी मिट नहीं सकती। तो दे आर परमानेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिके और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोयम इज रिटन इन, ये पोयम किस मीटर में लिखी गई है, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोयम इज, इस पोयम में की जो ओवरऑल टोन है वो क्या है। इस पोयम में ब्यूटी के बारे में भी बताया गया है, मोर्टेलिटी के बारे में भी बताया गया है, लेकिन जो ओवरऑल टोन है वो क्या है, तो वो टोन जो है वो है इमोशनल टोन। What does citadel means in the context of the poem? इस पोयम में एक वर्ड आता है citadel, तो इसका मतलब क्या है। A village occupied by some villagers, a village occupied by a priest, fortress occupied by soldier, fortress occupied by some villagers। तो citadel का मतलब यहाँ पर है fortress occupied by soldier। Still unravished bride, forest child, poetic device is used। जब वो बोलते हैं कि still unravished bride, forest child, तो इसमें कौन सी poetic device का यूज़ किया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है क्योंकि उसको ब्राइड बोला गया है, और मेटाफर का भी यूज़ किया गया है क्योंकि फॉरेस्ट चाइल्ड उसको बोला गया है। तो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर इसमें दोनों ही पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टिम्बल्स इन दिस पोयम, इस पोयम में टिम्बल्स क्या है। तो जो इस टिम्बल्स है वो स्टिक है, एक कोई वीपन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या कोई पेंटिंग है। तो टिम्बल्स जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। Thou canst leave thy song, bold lover, figure of speech is used। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, Thou canst leave thy song। तो यहाँ पर जो है पोइट वो एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे यूज किया गया है। Where do you think the poet is viewing the urn? जो पोइट हैं जो अर्न के बारे में लिख रहे हैं, तो उन्होंने अर्न को कहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, उन्होंने कहाँ पर अर्न को देखा है, कहाँ पर उनसे व्यू किया है, तो उन्होंने वो एट चर्च, चर्च में देखा है। द अर्न कैन नरेट ए स्टोरी मोर स्वीटली देन ए। अर्न जो है एक लाइन है इसमें, कैन नरेट ए स्टोरी मोर स्वीटली, तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है एक स्टोरी को नरेट कर सकता है। किससे ज़्यादा अच्छे से, पोइट के, पोयम के, टीचर के या प्रीचर के, तो दैट इज़ पोयम। वो पोयम से भी ज़्यादा अच्छे से जो है स्टोरी को नरेट कर सकता है। द सॉन्ग्स विच वी हियर थ्रू आवर इज स्वीटर, वह सॉन्ग्स जो सुनते हैं हम किससे, वो ज़्यादा मीठे होते हैं। किससे सुनते हैं, ईयर से, माइंड से, हार्ट से, इमेजिनेशन से। तो जो सॉन्ग हम अपनी इमेजिनेशन से सुनते हैं वो ज़्यादा स्वीट होते हैं। नेक्स्ट, द अर्थली लव ब्रिंग्स एट द एंड, जो अर्थली लव है जो वो एंड में क्या लाता है, एंड में जो क्या मिलता है अर्थली लव से, तो एंड में हमें सोरो ही मिलता है, दुख ही हमें मिलता है। द अर्थली लव ब्रिंग्स सोरो एट द एंड। द पोइट एड्रेसेस द अर्न एज एन, पोइट एड्रेस करते हैं अर्न को, शेप, वो कैसी शेप बताते हैं, अर्न की कैसी शेप है, तो वो एटिक शेप बोलते हैं। फाइनल स्टेंजा में बोलते हैं ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड। ए प्रीस्ट इज लीडिंग टू द एल्टर, जो प्रीस्ट है वो किसको जो है एल्टर पर ले जा रहा है, वेदी पर ले जा रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए। ए पिग, ए गोड, हैफर, ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो हैफर। A love of free culture and way of life is called, a love of free culture and a way of life is called, ये क्या कहा जाता है, तो that is called Hellenism। A love of free culture and way of life is called Hellenism। Who is the worshipper of nature, worshipper of nature किसे कहा जाता है, तो worshipper of nature हमें सबको पता है कि worshipper of nature विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। एंड हु इज़ द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, और वर्शिपर ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, और वर्शिपर ऑफ ब्यूटी कहा जाता है जॉन कीट्स को। नेक्स्ट, द बोस ऑफ द ट्री कार्व्ड ऑन द अर्न आर ऑलवेज, जो ट्री पर कार्व्ड है, द बोस है, तो वो हमेशा कैसी रहेंगी, वो ग्रीन रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, सैड रहेंगी, या वेट रहेंगी, तो इट विल बी हैप्पी। द बोस ऑफ द ट्री carved on the urn are always happy। The leaves of the tree carved on the urn never say goodbye to, जो लीव्स हैं ट्री की, जो पेड़ की पत्तियां हैं
जो कि अर्न पर कार्व्ड की गई है, अर्न पर उतारी गई हैं, वो कभी भी गुड बाय नहीं कहेंगी। किसको? स्प्रिंग को। वो कभी भी स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कहेंगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं झड़ेंगी, वो हमेशा उसी तरह पेड़ पर लगी रहेंगी। द अर्न इज ए सिंबल ऑफ। अर्न किसका सिंबल है? नेचर का, ब्यूटी का, रियलिटी का या क्लासिक? तो इट इज़ रियलिटी। द अर्न इज ए सिंबल ऑफ रियलिटी। अर्न जो है वो हमें रियलिटी बता रहा है। ग्रीन एल्टर लोवरिंग एट द स्काईज, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी? ये किस तरह की जो इमेजरी दिखाई गई है, जो ग्रीन एल्टर लोवरिंग एट द स्काईज दिखाया गया है, जो वो सेक्रीफाइसिंग का सीन दिखाया गया है, तो वो इमेजरी किस तरह की है? तो वो एक पेस्टोरल इमेजरी है। नेक्स्ट, द स्ट्रीट फॉर एवरी मोर विल साइलेंट बी, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? द स्ट्रीट फॉर एवरी मोर विल साइलेंट बी, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रेंड टू मैन टू हुम दऊ सेस्ट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो इसमें ए फ्रेंड टू मैन टू हुम दे सेड, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये लोग कौन है जो सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं? तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है, रिहोट्रिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, साइल्वन हिस्टोरियन रेफर्स टू, साइल्वन हिस्टोरियन किसको कहा गया है? तो साइल्वन हिस्टोरियन कहा गया है ग्रेशियन अर्न को।